दोस्तों किसी भी सिटी में अगर थोड़ी सी भी बरसात आ जाती है तो वहां पर बाढ़ के हालात हो जाते हैं। वहां पर सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारी सिटीज को रेन रेडी कैसे बनाया जाए कि वहां पर बरसात होने के बावजूद भी लाइफ अस्त व्यस्त ना हो। यह हालत सिर्फ बॉम्बे की नहीं है। अगर हम हमारी कंट्री में और दूसरी सिटीज पर भी नजर डालें तो वो भी थोड़ी सी बरसात में ही बाढ़ के हालात झेलती है। जैसे चंडीगढ़ की ही बात कर लें तो अभी 2 साल भी नहीं हुए होंगे, 3 घंटे की बरसात में चंडीगढ़ सिटी लबालब हो गई थी, वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इसी तरह से दिल्ली के बारे में भी हम कई बार सुनते हैं कि थोड़ी सी बरसात होती है तो कभी गुड़गांव में पानी भरता है, कभी सेंट्रल दिल्ली में पानी भरता है, कभी नोएडा में पानी भरता है। जयपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु, पुडुचेरी, अमरावती, भुवनेश्वर, कोलकाता, वाराणसी, इलाहाबाद, इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बरसात आने पर ही बाढ़ को झेलती हैं। मैं एक बार आपको इंडिया के मैप पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पर जितनी भी सिटीज हैं उनमें बाढ़ के हालात बने ही रहते हैं। थोड़ी सी बरसात आई नहीं, थोड़ा सा चक्रवात आया नहीं कि वहां पर बरसात से पानी लबालब हो जाता है। स्पेशली हम बात करें तो एक तो हो गई बॉम्बे, एक हो गई चेन्नई और एक हो गई कोलकाता। ये जो 3 सिटीज हमारी सबसे बड़ी लाइफलाइन मेट्रो सिटीज में आती हैं, इनमें कभी भी बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम है। उस गंगा रिवर सिस्टम में कभी भी थोड़ी सी भी ज्यादा बरसात आ जाती है तो ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास की सिटी में पानी भर जाता है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इससे आसाम और उसके आसपास के स्टेट्स में बरसात आने के और बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। जो दामोदर नदी और महानदी रिवर हैं, इनसे भी आसपास के एरियाज में बाढ़ आती है। इनफैक्ट दामोदर नदी को तो सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी की वजह से वेस्ट बंगाल में हर साल बाढ़ आती है। दोस्तों अगर आप इन सिटीज में बाढ़ आने के कारण देखेंगे तो वो करीब करीब वही हैं जो अभी हमने बॉम्बे में पढ़े। कहीं पर सीवरेज सिस्टम की समस्या है, कहीं पर जो मैनग्रूव्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कहीं पर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पुअर है। तो यही सब रीजन हमारी और दूसरी सिटीज में भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमारी कंट्री इतनी फ्लड्स के लिए वल्नरेबल क्यों है, क्यों हमारी कंट्री में फ्लड्स ज्यादा आती है, तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो दोस्तों इन रीजंस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल कोजेज, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक कोजेज, जिनको हम मेन मेड कोजेज भी कहते हैं। नेचुरल कोजेज में मानसून रेनफॉल, दोस्तों मानसून की जो बरसात आती है उसमें लगभग 90% रेनफॉल 3-4 महीने में ही हो जाता है। दोस्तों हमारी कंट्री में आप देखेंगे कि 9 महीनों में तो कोई खास बरसात नहीं होती, लेकिन जो मानसून के 3-4 महीने हैं उन्हीं में ही सारी बरसात झमाझम गिर जाती है। तो एक साथ जो पानी आता है फिर उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। क्लाउड बर्स्ट, जैसा कि उत्तराखंड के मामले में देखा गया, क्लाउड बर्स्ट में पानी बूंदों में नहीं गिरता बल्कि झरनों के जैसे गिरता है, तो जिससे फिर आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। लार्ज कोस्ट लाइन्स, दोस्तों कोस्टल एरियाज में जितनी भी सिटी है वो बाढ़ के लिए वल्नरेबल है, क्योंकि वहां पर कभी कभी बरसात साइक्लोन के थ्रू आती है और साइक्लोन के थ्रू जो बरसात आती है वो बाढ़ लेकर आती है। सिल्टेशन ऑफ रिवर्स, दोस्तों कई बार जो नदियां हैं उनके बेड में कचरा जमा हो जाता है या मिट्टी पत्थर वगैरह आ जाते हैं, जिससे उनकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है और उनमें जैसे ही वाटर का लेवल बढ़ता है वो आसपास के एरिया में बाढ़ के रूप में फैल जाता है। तो दोस्तों ये तो हुए नेचुरल कोजेज जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नीचे जो एंथ्रोपोजेनिक कोजेज हैं वो बिल्कुल हमारे हाथों में है। जैसे कि हायर पॉपुलेशन एज वेल एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी का मतलब हो गया द नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हायर डेंसिटी की वजह से जो बाढ़ है उसके दुष्परिणाम भी बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेशली जो पुअर पीपल है उनको बाढ़ के ज्यादा नुकसान झेलने पड़ते हैं। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन फ्लड प्लेन्स एंड रिवर बेड्स, दोस्तों कई बार जो रिवर बेड्स हैं उनमें काफी कॉलोनीज बना ली जाती हैं, बिल्डिंग्स बना ली जाती हैं, और जब उन रिवर्स में पानी का लेवल बढ़ता है तो इन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में भी बाढ़ आ जाती है। तो इन पर कंट्रोल किया जाना जरूरी है। पुअर अर्बन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, दोस्तों अर्बन प्लानिंग में कभी भी बाढ़ या तेज बरसात इन सब के परिणामों को नहीं लिया जाता या कंसिडर नहीं किया जाता, जो बहुत ही गलत है। अर्बन प्लानिंग में बाढ़ के तेज बरसात और बाढ़ के इम्पैक्ट को इंक्लूड किया जाना बहुत जरूरी है। लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एंड सीवरेज, दोस्तों हमारी सिटीज केवल 25 to 30% सीवरेज को ही मैनेज कर सकती हैं, इसको 100% तक लाना होगा। इसके लिए उनमें इन्वेस्ट किया जाना जरूरी है। सडन लार्ज रिलीजेस फ्रॉम अपस्ट्रीम रिजर्वेयर, तो कभी भी अगर अपस्ट्रीम रिजर्वेयर से अचानक से बहुत सारा पानी डिस्चार्ज किया जाता है तो जो नीचे वाली सिटीज है, नीचे वाले एरियाज हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। इंक्रीजिंग पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेवलपमेंट, तो दोस्तों
दोस्तों अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, इन सब में हम कहीं इन सब एस्पेक्ट को भूलते जा रहे हैं कि किस तरह से डिजास्टर को मैनेज किया जाए। पुअर सिटीजन अवेयरनेस, दोस्तों आज भी हमारी कंट्री में काफी लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रही है, तो उसके पीछे भगवान की मर्जी है। लेकिन दोस्तों इन सब फैक्टर्स को मैनेज करना आज के समय में बहुत जरूरी है। लेक ऑफ रिसोर्सेज, दोस्तों हमारी कंट्री में रिसोर्सेज की बहुत कमी है। स्किल्ड पर्सोनेल, फंडिंग, टेक्नोलॉजी, तो ये एस्पेक्ट्स हमारी कंट्रीज में बहुत कम है, जिससे फ्लड को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो दोस्तों मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो एनवायरमेंट डिस्ट्रक्ट हो रहा है या जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से भी जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं या उनकी इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है, जैसा कि हमने बॉम्बे फ्लड के रीजंस में भी देखा। अब दोस्तों क्या वे फॉरवर्ड है, क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहली चीज, यह बात बिल्कुल सही है कि हम नेचुरल हजार्ड्स को रोक नहीं सकते। हम आने वाली तेज बरसात, हम मानसून को नहीं रोक सकते, लेकिन दोस्तों अगर हम इस हजार्ड को अच्छे से मैनेज करते हैं तो हम डिजास्टर या क्राइसिस को रोक सकते हैं, जिसका मतलब है तेज बारिश या बाढ़ से होने वाले नुकसान को हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जिसमें हमें सबसे पहले जोर देना होगा प्रिवेंशन पर, क्योंकि यह कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। उसके अलावा हमें ऐसे किसी भी इवेंट्स के लिए प्रिपेयर रहना होगा। जब भी कोई बाढ़ आए, तेज बरसात आए, तो उसके लिए हमें उचित रिस्पॉन्स देना होगा, और बाढ़ के जाने के बाद हमें फिर से तेजी से रिकवरी करनी होगी। और रिकवरी के समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में फिर से अगर कोई बाढ़ या कोई दिक्कत आती है तो हमें कोई परेशानी ना हो। अब दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है: प्री क्राइसिस, ड्यूरिंग क्राइसिस, पोस्ट क्राइसिस। प्री क्राइसिस का मतलब है बाढ़ आने से पहले क्या किया जाना चाहिए। ड्यूरिंग क्राइसिस, बाढ़ आने के बाद और जैसे ही बाढ़ आनी, तेज बरसात होना समाप्त हो गई तो उसके बाद हमें क्या करना है। और पोस्ट क्राइसिस, बाढ़ जा चुकी है, पानी सारा निकल चुका है, अब हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री क्राइसिस की। यह स्टार्ट होता है अवेयरनेस जनरेशन से। लोगों को अवेयर करना होगा कि बाढ़ क्यों होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए सिविल सोसाइटी का यूज किया जा सकता है, लोकल लैंग्वेजेस का यूज करेंगे तो काफी लोगों तक पहुंचा जा सकता है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये आज के समय में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। इनको न सिर्फ अवेयरनेस जनरेशन के समय हम काम में ले सकते हैं, बल्कि क्राइसिस के समय में मान लीजिए कोई व्यक्ति मिसिंग है तो उस समय में भी इन सोशल मीडिया के टूल्स को यूज किया जा सकता है। हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस ऑफ ईच रीजन, दोस्तों हमें हर स्टेट, हर सिटी की हजार्ड को एनालाइज करना होगा कि वहां पर बाढ़ आने के कितने चांसेस हैं, क्या कारण है, और उसके बेसिस पर हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाए उसमें रिस्क रिडक्शन या यूं कहिए प्रिवेंशन को हमें प्रायोरिटी पर रखना होगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम, दोस्तों कई बार हम मौसम विभाग की सूचनाओं को सुनते हैं कि तेज बाढ़ आने वाली है, तो दोस्तों सिर्फ सूचना का आना ही जरूरी नहीं है, उसको सही समय पर सही जगह पर पहुंचाना भी जरूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिटीजन्स, लोगों की भी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाना चाहिए ताकि वो बाढ़ या ऐसी कोई भी परिस्थिति आए उसको अच्छे से डील कर सके। यूज ऑफ लोकल एंड ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस, तो दोस्तों इन लोकल या ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस के तहत होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अगर फोकस किया जाएगा तो एनवायरमेंट से होने वाले डैमेज को कम किया जा सकता है, जिससे फिर जितने भी डिजास्टर या फ्लड्स हैं उनकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। रिलोकेशन ऑफ हैबिटेशंस फ्रॉम ड्रेनेज बेसिन, तो दोस्तों अगर ऐसे कोई से हैबिटेट हैं या लोगों के घर है जो फ्लड प्लेन्स में है तो उनको वहां से हटाकर रिलोकेट किए जाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ड्यूरिंग क्राइसिस, बाढ़ के समय पर क्या किया जाना चाहिए। क्विक, कोऑर्डिनेटेड, इनोवेटिव एंड पीपल सेंट्रिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स, तो जैसे ही बाढ़ आती है तो एकदम से तेजी से और कोऑर्डिनेटेड, इनोवेटिव एंड पीपल सेंट्रिक रिस्पॉन्स की जरूरत है। क्विकली कॉलिंग आर्म्ड फोर्सेज, एनजीओज, फायर सर्विसेज, तो दोस्तों बिना देरी के एनजीओज, फायर सर्विसेज, आर्मी, इन सबको बुलाया जाना चाहिए, जैसा कि बॉम्बे फ्लड के समय पर किया गया। क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब दोस्तों कई बार बाढ़ के समय पर बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पॉलिटिशियन, पुलिस, इसके अलावा आर्मी, तो इन सब में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, वरना फिर कंफ्यूजन रहेगी और ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो इनके एफर्ट्स उतने फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, दोस्तों बाढ़ के समय पर या तो चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे मेयर हो, चाहे सीएम हो, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन है उसकी लीडरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैसिव इम्यूनाइजेशन एंड एंश्योरिंग सैनिटेशन टू प्रिवेंट एपिडेमिक, दोस्तों जब भी बाढ़ आती है पानी चारों तरफ फैल जाता है तो उसी के साथ एपिडेमिक फैलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए मैसिव इम्यूनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इमीडिएट अरेंजमेंट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, शेल्टर, हेल्थ, तो जैसे लोगों के पास खाने, हेल्थ से रिलेटेड या और दूसरी फैसिलिटीज की कमी है उनको भी पूरा किए जाने की जरूरत है। अब बाढ़ आके चली गई, उसके बाद में क्या किया
किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो एक रिकवरी स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उसके लिए जरूरी है कि जो भी नुकसान हुआ है उसको असेस किया जाए। दोस्तों, बाढ़ के समय पर काफी लोगों को नुकसान होता है, कुछ लोग अपने परिजन को भी खोते हैं, तो उनके सोशियो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन या उनकी काउंसलिंग की भी जरूरत है ताकि वो वापस से एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। इंटीग्रेटिंग रिस्क रिडक्शन इन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, एक तो रिस्क रिडक्शन हम पहले देख रहे हैं, एक रिस्क रिडक्शन हम बाद में भी देखेंगे। जैसे ही बाढ़ आके जाती है तो वो हमारे लिए कुछ नए लेसन देकर जाती है, तो उन नए लेसन के साथ हमें रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी को हमारे डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। अब दोस्तों, इंश्योरेंस अगर किसी भी डिजास्टर में लाया जाता है तो इसके दो फायदे हैं। पहला तो कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो सकती है। दूसरा दोस्तों, इंश्योरेंस जब भी लिया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ स्टैंडर्ड्स देती है, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है और उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते करते हो सकता है कि लोगों को कम से कम नुकसान हो, इसलिए इंश्योरेंस को भी इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना जरूरी है। ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म एंड प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट में जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए और सिटीजन्स की ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए भी मैकेनिज्म होने चाहिए। हो सकता है कि जब डिजास्टर को मैनेज किया जा रहा था तब कुछ गलतियां रह गई या कुछ ग्रीवेंसेज रह गई, उनका भी डिस्पोजल बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटरशेड डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनसे डैमेज कम से कम होगा। स्पेशल कंसिडरेशन टू वीमन एंड डिसेबल्ड इश्यूज। दोस्तों, वीमन और डिसेबल्ड ये लोग ऐसे हैं जो बाढ़ के समय पर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, सबसे ज्यादा मौत इन्हीं लोगों की होती है, तो इनके स्पेशल कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, अंत में जाते जाते मैं कुछ डूज एंड डोंट्स को डिस्कस करूंगा जो हमारी पर्सनल लाइफ में काम आ सकते हैं। तो डूज क्या है कि जो भी पावर कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, उसको बंद कर देना चाहिए। हमें जो लो लाइंग एरियाज हैं जैसे बेसमेंट हो गया, उनसे छतों की तरफ चले जाना चाहिए। हमें पानी को सिर्फ बॉइल्ड और क्लोरीन करके ही पीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पानी में जो भी पानी हमारे पास आता है उसमें हो सकता है कि खराब पानी मिल गया हो। सीवरेज लाइंस, गटर्स, ड्रेन्स, इन सबसे दूर रहना चाहिए। जब भी बाढ़ आती है तो कई बार हम सुनते हैं कि कुछ लोग गटर्स में गिरकर, सीवरेज लाइंस में गिरकर मर गए, तो हमें इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, फॉलन पावर लाइंस हैं, उनसे हमारी करंट नहीं आ जाए, इसलिए हमें उनसे भी दूर रहना चाहिए। ब्रोकन इलेक्ट्रिक पोल्स, वायर, शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड डेब्रिज, इन सबको हमें टच नहीं करना चाहिए, इनका स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। अब डोंट्स क्या है? हमें पानी, जो बहता पानी है, उसमें कभी भी स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं उसमें हमें कार चलानी चाहिए। इसके अलावा ऐसा कोई सा भी भोजन जो बाढ़ के पानी के कांटेक्ट में आ चुका है, हमें वह भी नहीं खाना चाहिए। डोंट यूज एनी डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल गुड्स जो डैमेज हो चुका है जैसे रेडियो, टीवी, उसको भी हमें टच नहीं करना चाहिए, हो सकता है उसमें करंट आ जाए। डोंट यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स व्हाइल स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर्स, स्पेशली कंक्रीट। तो दोस्तों, कई बार फर्श गीला होता है, तो जब फर्श गीला है तो उसमें हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।